देखें यार, नमस्कार। मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 442। और जितने भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यार। ओके, चलिए आ जाइए। और ये जो है सारा सवाल अभी शुरुआत के 14-15 सवाल 17 सवाल मेरे ख्याल से ईपीएफओ का पेपर हुआ था 1 अगस्त को, उसी का सवाल होगा। ठीक है ना। आ जाइए, देखिए। का वह संख्या क्या है जिसे 25:33 के अनुपात पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि वह 5:7 का अनुपात बनाए। तो यार ऑप्शन से कर लेते हैं। देख लीजिए कि वह नंबर कौन है जिसको 25:33 के प्रत्येक पद में से घटाने पर रेशियो 5:7 हो जाए। तो अगर 25 4 घटाएंगे तो 21, 21 तो देख ही रहे हैं यहाँ 5 है, यानी कि नंबर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 अगर 4 घटाएंगे तो ये 21 आएगा, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो 29 आएगा। क्या हो पाएगा? सेट नहीं। 5 घटाइए, 25 में से 5 गया 20, 33 में से 5 गया 28। अब इनका रेशियो लेंगे तो 4 पचे 20 और 4 सते 28। सेटिस्फाई कर गया ना। तो ऑप्शन से कर लेना है ऐसे सवालों को। 5 देखिए, का एक धनराशि ए बी सी में वितरित की जाती है। ये वितरित होना चाहिए, वितरित वितरित की जाती है। ठीक है। का ए को धनराशि का 3/16 भाग और बी को 1/4 भाग मिलता है। का सी को 99 मिलते हैं तो ए को कितना मिलेगा? देखिए यार, कुछ पैसा है, पता नहीं कितना है, टोटल धनराशि मालूम नहीं है। का टोटल जितना पैसा है ना उसका 3/16 भाग ए को मिला और उसका 1/4 भाग बी को मिला और शेष पैसा सी को मिला। तो टोटल अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं और ऐसा नंबर मानिएगा जो 16 और 4 से कट जाए। चूंकि ये फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर से कटने वाला नंबर, तो 16 और 4 से कटने वाला नंबर 16 मान लेते हैं। टोटल धनराशि है 16 यूनिट। अब कहा ए को टोटल का 3/16 भाग, तो 16 का 3/16 यानी कि 3। बी को 1/4, तो 16 का 1/4 यानी कि 4 बी को मिला। अच्छा, 3 और 4 7 ए और बी ले गया, तो 16 में से 7 ए और बी ले गया, तो बचा हुआ 9 किसको मिला होगा? सी को। और दिया है सी का हिस्सा 99 रुपया है, तो 9 यूनिट का वैल्यू है 99 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11। अब 1 यूनिट का वैल्यू 11 है तो कहा कि भैया एक का हिस्सा क्या होगा, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट 11, 3 यूनिट कितना? 33 हो जाएगा। सही है। चलिए देखिए, कहा कोई धनराशि सरल ब्याज के निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए रखी जाती है यदि उसे 2% उच्चतर ब्याज दर पर रखा जाता। इसका मतलब यह हुआ कि रेट 2% बढ़ा दिया जाता तो कहा 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। वह राशि अगर 1000 के है तो के का मान ज्ञात करें। एक चीज बताइए, रेट अगर 2% इंक्रीज हो गया मतलब हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो यार हर साल 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तो 3 वर्ष में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 3 दूना 6%। रेट 2% बढ़ गया तो 3 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 3 दूना 6%। पर एक्चुअल में ब्याज बढ़ गया कितना? 360। मूलधन निकाल लेते हैं, यानी 100% का वैल्यू क्या होगा यार? तो 6 1 कम 6 छक 36, 1% बराबर 60, तो 100% बराबर कितना? 6000 हो जाएगा। तो ये अपना प्रिंसिपल आ गया और कह रहा है कि वह राशि 1000 के है, यानी वह राशि यानी प्रिंसिपल 1000 के है। प्रिंसिपल है 6000 पर दिया है कितना? 1000 के। तो के का वैल्यू पूछा है, तो यार 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, के का वैल्यू कितना? 6। आसान सा ही सवाल था। देखिए, का यदि बिजली के बिल का भुगतान दे तारीख से पहले किया जाए तो बिल राशि में 4% का डिस्काउंट मिलेगा। कहा दे तारीख से पहले भुगतान करके किसी व्यक्ति को 73 छूट मिलती है तो बिल की राशि। अच्छा, दे तारीख से पहले अगर पेमेंट करते तो आपको 4% डिस्काउंट मिलता, और आपने दे तारीख से पहले ही पेमेंट किया है जिसके कारण आपको डिस्काउंट मिला है कितने का? 73 रुपए का। तो 4% 73 रुपए बिल की राशि, यानी 100% का वैल्यू पूछा है मेरे भाई। तो 100% कितना हो जाएगा? इसका 25 गुना है, 4 का 25 गुना 100, तो इधर 25 गुना करिएगा। 25 तिया 75, हाथ मेरा 7, 25 सत 175 और 7 182, 1825। ठीक है।
देखिए कहा दो लगातार विषम प्राकृत संख्या के वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा। तो कोई भी अपने मन से दो विषम संख्या आप पिक कर लें यार, कोई भी दो ले सकते हैं पर स्मॉलेस्ट लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो एक और तीन, एक और तीन, ये दो विषम संख्या हमने उठा लिया यार, और ये दोनों लगातार भी है, एक के बाद तीन ही है। का इनके वर्गों के बीच का अंतर, अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, अंतर जब भी निकाल रहे होते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं ताकि पॉजिटिव आए। तो मान लेते हैं एक विषम संख्या है तीन, तो तीन का वर्ग, दूसरा है वन तो वन का वर्ग, और इनका अंतर तो तीन का स्क्वायर, नौ में से एक जाएगा कितना, आठ, यानी कि आठ से कटेगा, ऑप्शन डी। देखिए कहा यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% घटा दी जाए, तो कहा एरिया में क्या परिवर्तन होगा। ए बी फॉर्मूला लगा लीजिए, लंबाई 20% बढ़ा दिए, चौड़ाई को 10% घटा दिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, ए गुना बी बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया कितना, 8%। आसान सवाल था यार। देखिए तो यहां थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये प्लस, ठीक है, और ये पावर में एक्स नहीं है, ये ऐसे है। अब एक चीज देखिए जरा, थोड़ा कैलकुलेशन करिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल अपने अपने जगह से खत्म हो जाएगा यार। अब 33 से काटिएगा एक बार में, और 33 से ये कटेगा 8 बार में। वेरिएबल को एक साइड ले आइए, बाई को बाएं साइड लेकर आएंगे तो x बट्टा बाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 बट्टा 1, यानी x का वैल्यू है मेरे भाई 8 यूनिट और y का वैल्यू है 1 यूनिट। x और y का वैल्यू पता कर गए तो आप बताइए, तो y अगर 1 है तो y 1, और x 8 है तो 8 दूना 16, 1 में से 16 जाएगा माइनस का 15, और बट्टा में y 1 है तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, और x 8 है तो 2 और 8 10, काट दीजिएगा तो माइनस 3 बट्टा 2, माइनस 3 बट्टा 2, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए कहा लुप्त पद ज्ञात करना है, आसान सा सवाल है यार। देखें ना, ऊपर तो एकक बढ़ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, सब में 6 है, ये तो खत्म हो गया। अब नीचे आ जाइए, देखें तो रूट 5 में अगर रूट 5 से गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा। ओहो, रूट 5 गुना रूट 5 क्या होता है, 5 होता है। फिर 5 में रूट 5 से गुना करेंगे, ये आएगा। अगेन इसमें रूट 5 से गुना करेंगे तो इसमें रूट 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, और 25 में रूट 5 से गुना करिएगा तो 25 रूट 5 आ जाएगा, और ऊपर में कितना 6, तो 6 बट्टा 25 रूट 5, ऑप्शन सी। देखिए कोई व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करता है और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते समय वह 47 मिनट विलंब से पहुंचता है। 5 के चाल से जाता है तो 47 मिनट लेट हो जाता है, और जब 8 के चाल से जाता है तो 25 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ए और बी स्थान के बीच का दूरी, तो डिस्टेंस क्या होता है आप सबको पता है, S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है ना। S1 यानी बड़ा वाला चाल, S2 यानी छोटा वाला चाल। चूंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है इसीलिए बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाते हैं। तो डी, एक चाल 8 है और एक चाल कितना है 5, तो 8 गुना 5 बट्टा 8 में से 5 गया 3 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अच्छा, पहले 47 मिनट लेट हो रहे थे, अब 25 मिनट जल्दी यानी पहले पहुंच गए। 47 मिनट लेट, 25 मिनट पहले, 2 चीनें तो डिफरेंस जुड़ जाएगा, 47 25 72। यार ये मिनट है, आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड, 12 छक 72, 12 पचे 60, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूना 6, 8 दूना 16, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए का स्टार का मान क्या होना चाहिए ताकि ये नंबर जो है 24 से विभाज्य हो जाए। अच्छा, 24 से कटने के लिए क्या रूल है सर, 24 से कटने का तो कोई याद रूल नहीं होगा, ठीक है ना। 24 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो वो 24 के फैक्टर से भी कटेगा, यानी 8 और 3 से भी कटेगा। तो देख लेते हैं यार 3 से कटने का, पहले देख लेते हैं 3 से। तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग यानी ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 2 7, 1 लेंगे तो 8 नहीं, तो ये होगा नहीं, 2 लेंगे, 5 2 7 और 2 9, 2 हो सकता है,
5 लेंगे, 5 या 2 7, 7 5 12 हो सकता है। 9 लेंगे, 5 या 2 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। ये नहीं, 2 और 5 होगा। अब 2 और 5 में से कोई एक होगा। अब यार 8 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 8 से कटना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर देखेंगे तो हो जाएगा, ये 9 है, स्टार के जगह पर अगर 2 लेंगे तो देखिए 8 से कटता है क्या? 922 8 से कटेगा, तो आप बोलेंगे 8 एकम 8, यस 12, 8 एकम 8 4, 42 8 से नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा। कितना? 5। 5 लेंगे अगर यहाँ पे तो प्राप्त संख्या जो है ये 3 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। 8 एकम 8, 1 बचा 15, 8 एकम 8 और 7 2, 8 नमा 12 हो गया 5 लेने पर। ठीक है ना बात? चलिए देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है यार। कहा कि 9 पदों तक का योग निकालना है। इसका पहला टर्म है कितना? 3/4। दूसरा टर्म है 5/36। थोड़ा सा एरर है सवाल में। यह 7/14 नहीं 144 है। और कहा इसमें टोटल 9 पद हैं। कितने पद हैं? 9 टर्म है। अब देखिए जरा यार, का 9 टर्म का योग। अच्छा एक चीज बताइए तो जरा, ऊपर में ये देखिए 3 है, कितना है? 5 है और ये 7। क्या एपी का ये सीरीज नहीं है? यस एपी का सीरीज है। किसका सीरीज है? एपी का। 3 5 7 एपी है, तो 9वां टर्म क्या होगा? तो 9वां टर्म होगा मेरे प्यारे भाई ए प्लस 8डी, ए प्लस 8डी हो जाएगा। तो ए यानी फर्स्ट टर्म 3 है 8, डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो 8 दूना 16 और 3 19, यानी 9वां टर्म कितना हो जाएगा? 19। 9वां टर्म क्या हो जाएगा? 19। अब मेन चीज बट्टा में क्या होगा ये समझना है। अच्छा यहां देखिए तो ये 1 है, 1 गुना 4, ये 4 है ना, तो इसका अगला फैक्टर 4, पहला फैक्टर 4 नमा 36। अब इसका सेकंड वाला 9 है, तो इसका फर्स्ट वाला 9 होगा, यानी कि 9 गुना 16 नमा 144, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सर इसका डिफरेंस कितने का है? नीचे 3 का तो ऊपर भी 3, नीचे डिफरेंस 5 का तो ऊपर भी 5, नीचे डिफरेंस है सर 7 का तो ऊपर भी 7। अच्छा ये 9 19 का ऊपर में 19 है, तो नीचे के दोनों फैक्टर का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। अब इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप अब एक चीज और दिमाग लगाइए, मैं नीचे वाला चीज पता करना यार। अच्छा ये देखिए, तो किसी से भी फर्स्ट सेकंड में से किसी फैक्टर को उठा के कंपेयर करके आप वैल्यू पता कर सकते हैं। पहला को उठाते हैं 1, यानी 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, यस। यहाँ 4 है तो ये 2 का स्क्वायर, यहाँ 9 है तो ये 3 का स्क्वायर। अच्छा पहला टर्म है तो पहला पद 1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म है तो पहला पद 2 का स्क्वायर, तीसरा टर्म है तो पहला पद 3 का स्क्वायर। तो ये 9वां टर्म जो भी होगा, इसका पहला टर्म 9 का स्क्वायर यानी कितना होगा? 81। और आपको पता है कि सर दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 19 का है, तो 81 प्लस 19 ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काम खत्म हो गया, सवाल खत्म यार। इसको एक बार पीछे करके फिर से देखिएगा। चलिए आ जाइए। अब 3/4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 को 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसको सॉल्व करेंगे तो वापिस से 3/4 मिल जाएगा। प्लस 5/36 को लिख सकते हैं आप 1/4 माइनस 1/9। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना इस टर्म 1/4 माइनस 1/9 को, तो वापिस से 5/36 आ जाएगा। प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/81 माइनस 1/100। ठीक है, अब तबाही मचा दीजिए यार, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से करते जाएगा। यहाँ बच गया 1/1 माइनस यहाँ 1/100, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 100। 100 एकम 100 में से एक जाएगा 99, 99/100 कहने का मतलब 0.99, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखें। कहा 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में और उनका HCF 4 है, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? अच्छा इन तीनों का HCF कितना है? 4 है, तो HCF देखिए 1 2 3 का HCF कितना होगा? 1 2 3 का HCF 1 होगा, लेकिन HCF दिया है कितना? 4। अब का इनका LCM बताइए, तो 1 2 3 का LCM 6 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4, तो 6 यूनिट बराबर 24। देखिए कहा 7 अनानास 200 के दर से खरीदे। देखिए यार जब भी क्वांटिटी और रेट दिया है
और एक क्वांटिटी का अगर रेट निकालना है तो रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु हमेशा नीचे। एक क्वांटिटी का रेट जब भी निकालना हो तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। का 7 अनानास 200 के दर से खरीदे। अच्छा, खरीदने का रेट दिया है, का 7 अनानास 200 रुपया में, तो एक अनानास कितना में, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। अब आगे बेचने का रेट दिया है, बोला सर 5 अनानास 220 के दर से बेचे, यानी 220 रुपया में 5 अनानास, तो एक अनानास कितना में, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। और परसेंटेज लाभ हानि पूछा है, तो एक्चुअल वैल्यू का तो कोई यूज नहीं है, रेशियो ले लेते हैं यार। 1 0 से 1 0, 2 से 10 बार और 2 से 11 बार, क्रॉस करेंगे 10 पचे 50, 11 सते 77। आप बताना 50 का चीज 77 में बेच दिए, यानी कितने का लाभ कमाए, 27 का लाभ। कितना पे, 50 पे। परसेंट 100 से गुना 27, 50 दूना 50, 27 दूना 54% प्रॉफिट होगा। ठीक है बात। चलिए देखिए, तो 10 आदमी किसी काम का 1/5 हिस्सा 12 दिन में करता है। कहा 10 आदमी जो है किसी काम का 1/5 हिस्सा, किसी काम का 1/5 हिस्सा कितने, MDH मैन डे आवर ऊपर और वर्क हमेशा नीचे। 10 आदमी 1/5 हिस्सा कितने दिन में, 12 दिन में, तो यानी बराबर। का शेष काम को 15 दिन में पूरा करना। अच्छा, 1/5 काम हो गया तो रिमेनिंग बचा कितना, 4/5 काम। और इस बचे हुए काम को कहा 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी, कितने एक्स्ट्रा आदमी का जरूरत होगा। तो भाई पहले से 10 आदमी था ही, अब कहा कितने और आदमी को बुला दे, तो हमने मान लिया एक्स और आदमी को बुला लिए, एक्स आदमी एक्स्ट्रा बुला लिए, तो 10 आदमी पहले से था, एक्स आदमी और आ गया, तो अब आदमी हो गया कितना, 10 + x। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यार 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 चौक 12, 4 चौक 16 दूना 32 बराबर 10 + x, तो x बराबर 22 आदमी और बुलाना पड़ेगा। ठीक है बात। चलिए देखिए, कहा किसी परीक्षा में सुरेश को 544 अंक मिले, उसके अंक पूर्णांक का 68% है। उसका जो अंक है टोटल पूर्णांक जितने का था ना, उसका 68% है, यानी कि सुरेश को पेपर में 68% अंक मिला है। कितना अंक मिला सुरेश को, 68%, पर एक्चुअल में कितना मिला है, 544। 68% 544, तो टोटल अंक, टोटल पेपर जो ये कितने नंबर का, यानी मैक्सिमम मार्क्स निकालना चाहते हैं पेपर का, यानी 100% का वैल्यू। तो इसको अगर आप देखिएगा तो 8 8 64, 8 6 48, 8 बार में कटेगा, 48 6 54 होगा ना, हो तो 8 बार में ये कट जाएगा, तो 100% बराबर कितना, 800, यानी कि पेपर जो है ये 800 नंबर का है। अब आगे कहा उसी परीक्षा में उसकी बहन 644 अंक लाई है, तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत। अच्छा, पेपर तो है 800 नंबर का और इस पेपर में उसकी बहन को मिला है 644 नंबर। 644 नंबर मिला टोटल कितना में से, 800 में से। जैसे आप निकालते हैं ना, बोर्ड वोर्ड का एग्जाम देते हैं तो 500 नंबर का हुआ होगा आपका पेपर, उसमें मान लीजिए आपको आया है 300 नंबर, तो आप बोलते हैं ना कि सर 300 नंबर आया है कितना में से, 500 में से, परसेंट में कितना, 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 5 36, यानी सर मेरा 60% मार्क्स आया है। तो वही तो निकालना है। यहाँ पर 800 नंबर का पेपर था जिसमें उसकी बहन को आया है 644 नंबर, तो परसेंट में कितना, 100 से गुना कर देते हैं, 0 से 0, 8 8 64 भाग नहीं लगेगा 0, 8 5 40, यानी 80.5, ऑप्शन सी। ये सब सवाल को करने में टाइम खराब नहीं करना है। देखिए, का किसी गड़ेरिए के पास 17 भेड़ थे, जिनमें से 9 को छोड़कर सभी मर गए, तो अब शेष भेड़ियों की संख्या। भैया 9 को छोड़कर सब मर गया, यानी 9 को तो बच ही ना रहा था, तो वही पूछ भी रहा क्या को बच रहा, 9 को। देखिए, कहा कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के गति पर एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। अच्छा, 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर खंभा को 18 सेकंड में पार कर गई। और यार आप सबको पता है कि सर खंभे को अगर पार की है तो रेलगाड़ी अपने लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी यार, तो 90 किलोमीटर पर आवर यानी 25 मीटर पर सेकंड होता है। तो 25 मीटर, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाएंगे, 5/18 से गुना, तो 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर खंभा को 18 सेकंड में पार कर गया। यानी 18 सेकंड में जो तय की गई दूरी आएगा वो रेलगाड़ी का लंबाई आएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 18 × 5 = 90, 18 दूना
36 और 36 और 9 45, 450, ये रेलगाड़ी का लंबाई आ गया। अब आगे पढ़िए, कहा यदि वह किसी 350 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकंड में पार करे तो सुरंग से गुजरते समय उसकी गति क्या होगी। कहा ये जो रेलगाड़ी है ये 350 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो सुरंग से जब वो गाड़ी गुजर रही थी उस टाइम उसका, ऐसे तो रेलगाड़ी का स्पीड दिया ही है 90, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जब रेलगाड़ी सुरंग से गुजर रही थी उस समय उसका चाल क्या रहा होगा। तो यार बताइए, सुरंग को पार की है 36 सेकंड में, तो सुरंग को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस सुरंग के लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ना। तो रेलगाड़ी का लंबाई 450, सुरंग का लंबाई 350, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 800। और इसको तय किया है कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, चाल होगा दूरी बट्टा समय। अब ये मीटर है ये सेकंड है, पर आंसर किलोमीटर पर आवर में मांगा है, तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 18 दूना 36, 5 दूना 10 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी ठीक है बात। चलिए देखिए, का ए का 60%, बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% है। कहा आ गया कि सी बराबर ए का x% है, तो x का वैल्यू। अच्छा एक चीज यहां बताइए, न्यूमेरिकल को जरा देखिए तो कटेगा यस, 30 एकम 30, 30 दूना 60, दो टर्म आपस में बराबर, अगर इनका रेशियो लिखिएगा कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, का बी सी का 40% है। अच्छा 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2/5। अब सी को इधर लेकर आइएगा, b बट्टा सी बराबर 2/5, यानी b अनुपात सी बराबर क्या होगा 2:5। अब ये दोनों रेशियो को गौर से देखिए, दोनों रेशियो में b कॉमन है, और अगर b कॉमन है तो इनका वैल्यू सेम होना चाहिए, और संजोग से b सेम है, यानी रेशियो बैलेंस है a1 b2 और c कितना है 5। a b c का वैल्यू पता करके अब सवाल कहा है कि भैया बताइए c बराबर a का x% है, क्या दिया है, c बराबर दिया है मेरे भाई c बराबर a का x% यानी x/100, तो x का वैल्यू, अच्छा c का वैल्यू तो 5 दिया ही है, a का वैल्यू 1 है और यह है x/100, क्रॉस कर दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 500। ऑप्शन ठीक है, समझ गए बात को। चलिए देखिए, तो कहा एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत कीमत से 50% अधिक है। अंकित मूल्य जो है लागत से 50% ज्यादा है, लागत कीमत से 50% ज्यादा है, क्या अंकित मूल्य। ठीक है, जब बिक्री मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है तो लाभ की राशि दोगुनी हो जाती है। जब विक्रय मूल्य में 20% वृद्धि कर दीजिएगा तो लाभ दोगुना हो जाएगा। का अगर अंकित मूल्य 3 लाख रुपए है, अंकित मूल्य कितना है 3 लाख, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो अंकित मूल्य लागत कीमत से 50% ज्यादा है ना, यानी कॉस्ट प्राइस जितना इससे 50% ज्यादा, इससे 50% ज्यादा, यानी कि 150% गुना है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य है कितना 3 लाख। अब इसको काटिएगा मेरे प्यारे भाई, 1 0 से 1 0, 15 दूना 30, 3 0, तो यहां से क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 2 पर 5 0, यानी 2 लाख, ये क्रय मूल्य आ गया। अब आगे कहा यार कि जब बिक्री मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है तो लाभ की राशि दोगुनी हो जाती है। अच्छा विक्रय मूल्य को अगर 20% बढ़ा दीजिएगा ना तो लाभ जो है दोगुना हो जाएगा। एक बात बताइए, एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना है नहीं पता, मान लेते हैं विक्रय मूल्य है x, विक्रय मूल्य कितना है x है, विक्रय मूल्य कितना है x है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है x है, तो आप बताना लाभ क्या होगा। विक्रय मूल्य पहले x था, पहले विक्रय मूल्य मान लेते हैं x, अब कहा विक्रय मूल्य 20% बढ़ गया तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6x/5। अरे x था 20% बढ़ गया तो 120/100 लिखेंगे तो 6x/5 आ जाएगा ना। हो एक तरीका और बताएंगे रेशियो वाला अप्रोच, वो थोड़ा आसान, थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे पहले समझिए। पहले विक्रय मूल्य था x, कुछ दिया नहीं है तो मान लेते हैं ओरिजिनल विक्रय मूल्य x है, 20% बढ़कर नया विक्रय मूल्य 6x/5 हो गया।
तो आप बताना लाभ क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर लाभ होता है बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, यानी कि बिक्रैमुल x है, क्रैमुल 2 लाख है, तो लाभ होगा बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल। ये लाभ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बिक्रैमुल बढ़कर हो गया 6x/5, तो अब लाभ कितना होगा, तो बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, अब इतने का लाभ हो रहा है। पहले लाभ होता था इतना का, अब लाभ हो रहा है इतना का। और कहा कि अब जो ये लाभ हो रहा है बिक्रैमुल 20% बढ़ाने के वजह से जो ये लाभ हो रहा है, ये पहले वाला से 2 गुना है। पहले वाला का क्या गुना है, 2 गुना है। ये पहले वाला का 2 गुना है, ठीक है ना। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना था यार। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 2 से गुना करेंगे, थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए, एक स्टेप बचेगा। एलसीएम 5 लेंगे, तो यहां जब एलसीएम 5 लेंगे तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बट्टा वाला 5 तो क्रॉस होके इधर आ जाएगा ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो ये 10x माइनस 6 जीरो हो जाएगा 20, 6 जीरो ना 20 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर ये है 6x, अब 5 से गुना करेंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। 6x इधर आके घटेगा 4x, 20 लाख उधर जाके 10 लाख में से घट जाएगा, जुटेगा ना, माइनस 20 लाख उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 लाख। 4 से अगर काटिएगा तो x का वैल्यू 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 जीरो, यानी कि 2,50,000, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अच्छा सवाल था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। देखिए 3600 के कितने गुणनखंड है, टोटल फैक्टर पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। तो पहले 3600 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करिए। 3600 को प्राइम फैक्टर में, तो 2 से 18, 2 से 9, 2 से 45 दूना 90, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 3 सत 21, 3 पचे 15, 3 से 25 तिया 75, 5 से 5, यानी कि 3600 के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 2 कैगो है सर। टोटल फैक्टर निकालना है ना, तो पहले इसके सारे जो भी फैक्टर आया है इसको अरेंज करके लिख लीजिए। कैगो है 2, 4 गो, तो 2 के पावर 4। 3 कैगो है यार, 2 ठो, तो 3 के पावर 2। 5 2 ठो, यानी 5 के पावर 2। अब टोटल फैक्टर अगर निकालना है, सबको पता है कि सभी, अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो सारे पावर में 1 जोड़ जोड़ कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 तिया 15 तिया 45, ऑप्शन। देखिए कहा ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा है। ए ने बी को 25% के लाभ पर बेचा, यानी ए का क्रयमूल्य अगर 100 है तो इसने 25% लाभ पर बेचा, कितना में, 125 में बेचा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए ने 25% लाभ पर बेचा, यानी कि ए का क्रयमूल्य 100 है, 25% लाभ 125 में बेचा, किसको, बी को। तो ये ए के लिए ये विक्रयमूल्य है, ये जो 125 है ए का विक्रयमूल्य है, पर ये 125 बी के लिए क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। जैसे हम ये कलम आपको 15 रुपए में बेचे, तो 15 रुपए में हमने बेचा तो ये मेरे लिए 15 विक्रयमूल्य है, लेकिन आप 15 रुपए में इसको परचेज किए हैं, आप 15 रुपए में खरीदे हैं, तो वो 15 रुपए आपके लिए क्रयमूल्य ना होगा। तो ए 25% लाभ पर बी को दिया, यानी ए का क्रयमूल्य 100 है, 25% लाभ यानी 125 में बी को दिया। आगे बढ़िए, आगे का बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को दिया। बी जो है 15% लाभ पर सी को दिया, तो 125 का चीज था, 15% लाभ यानी 115/100। 5 दूना 10, 5 या 15, 5 से 20 बार सर, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 से 25 बचे 125, ठीक है ना। अब जरा बताइए यार, इससे तो ज्यादा कैलकुलेशन होने लग रहा है यार। नहीं तो आप करिए क्या, इतना छोड़िए, इसको फ्रैक्शन बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा यार। 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि ए का क्रयमूल्य 4 है, 1 लाभ अर्थात बेचा कितना में होगा, 5 में। अब कहा बी ने इसे 15% के लाभ पर, बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को दिया। बी ने 15%, तो 5 का 15% निकालिएगा, पॉइंट में आएगा, तो एक जीरो लगा लीजिए। 50 का 15% निकालिएगा, 5 तिया 15, 5 से 20, फिर भी तो पॉइंट में आ ही जा रहा है यार, बक छोड़िए ना, पॉइंट में रहने दीजिए, हटाइए। अब बताइए 5 है,
कहा बी जो है इसको 15% लाभ यानी 115/100 में बेच दिया। 5 से काटिएगा 23 बार, 5 से काटिएगा 20 बार, 5 से 4 बार, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, ये आ गया। ठीक है, अब हो गया यार काम खत्म। कहा कि सर बी द्वारा अर्जित लाभ ए द्वारा किए गए लाभ से 40 रुपए कम है। बी का लाभ कितना है? बी ने सी को ना बेचा था तो 5 का चीज 5.75 में बेचा है तो बी को लाभ हुआ है कितना? 0.75। अच्छा, ए ने बी को बेचा था तो ए को लाभ हुआ है कितने का? 1 का। और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? तो 0.25 का डिफरेंस है, 0.25 का। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का दिया है मेरे प्यारे भाई? एक्चुअल में डिफरेंस है कितने का? 40 रुपए का। तो कहा बताइए ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 40/0.25 गुना 4। अच्छा, डेसिमल हटाइएगा तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। यस, 25 चौक 100, 4 चौक 16 चौक 64, 640 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए का समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या 3 और 12.5 है। देखिए यार, राइट एंगल का अंतः त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, लेकिन अंतः त्रिज्या दिया है कितना? 3। तो यहां से P प्लस B माइनस H बराबर क्या हो जाएगा? 6। अच्छा, कहा बाह्य रेडियस, बाह्य त्रिज्या, समकोण त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या क्या होता है? कर्ण का आधा, लेकिन दिया है कितना? 12.5। तो कर्ण क्या हो जाएगा? 25। अब आप बताइए, कर्ण अगर 25 है तो P प्लस B क्या हो जाएगा? 25 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, कर्ण 25 है, ऐसा कोई ट्रिपलेट आपको याद है जिसमें हाइपोटेनियस यानी कर्ण 25 हो? तो आप उछल उछल कर बोलेंगे यस सर, 7, 24 और 25, 7, 24 और 25। कर्ण कितना है? 25। अब ये भी देख लीजिए, क्या 7 और 24 इनको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये 7 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी ये राइट एंगल जो है उसका भुजा है 7, 24 और 25 का। इस राइट एंगल का एरिया, तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस 7 और हाइट कितना? 24। किसी को बेस हाइट मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फिक्स है, ये हाइपोटेनियस कर्ण होगा। इनमें से कोई एक बेस कोई एक हाइट होगा, तो किसी को मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस और हाइट वेरी करता है। अब 2 से काटिएगा 12 बार में, तो 12 सते 84 ऑप्शन है। ठीक है, देखें यार, कहा थीटा का मान निकालना है। देखिए, आप सॉल्व मत करने लग जाइएगा, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन में थीटा दिया, ये ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 है, रूट आना चाहिए, तो 45 में तो रूट 3 का तो कहीं कोई स्कोप है ही नहीं, तो 45 खत्म, ये एक फालतू का ही है। 30 और 60 में से देख लीजिए यार, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना? रूट 3। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू रूट 3, तो 3√3। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो ये होगा नहीं, खत्म। 60 लीजिएगा तो 3, कॉट 60 डिग्री होगा 1/√3। ठीक है, अब प्लस टेन 60 डिग्री होगा रूट 3 और -2√3 है। ओके, अच्छा, रूट 3 से ये काटिएगा तो 3√3 बार हो ही गया यार, 3 और 1, रूट 3 बार ना, रूट 3 बार, रूट 3 से रूट 3 बार, रूट 3 प्लस रूट 3 2√3 और -2√3 हो गया यार 0। कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखें यार, कहा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है ये 90 है। कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। क्या लिख रहे हैं हम? ए बी सी में कोण बी 90 है। आगे कहा ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 15, ये बी सी 15 है। आगे कहा है कि बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। कहा बी सी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि ए डी जो है, ये ए डी कोण ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। तो आ जाइए, सवाल कहा बीडी का लंबाई बताना है, ये वाला लेंथ पूछा है, बीडी का लंबाई। अच्छा, याद करिए तो
अगर ये राइट एंगल है तो 8 15 ट्रिपलेट से ये कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट याद है ना, 8 15 17, कर्ण 17 हो गया। एक बात और बताइए आप, अगर याद है तो कई बार बताए हैं कि किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का जो रेशियो होगा वो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर, यानी इन दोनों का रेशियो 8 17 है, तो इन दोनों साइड का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 8 17। ठीक है, बीडी का लंबाई निकालना है। अच्छा, ये पूरा बेस है दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, पूरा 15 सेंटीमीटर। बीडी का लंबाई कितना है, 8, टोटल कितना में, तो 8 17 25 में हो गया यार। 5 5 25, 5 तिया 15, 8 तिया 24/5, 24/5 यानी 4.8, ऑप्शन सी। देखिए इसको करिए। का राजू कार्तिक से 300 किलोमीटर के दूरी पर है। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक उसका पीछा करता है। देखिए दोनों के बीच का फासला है 300 किलोमीटर। राजू भागना शुरू किया, कार्तिक उसका पीछा करना शुरू किया। राजू और कार्तिक क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर आवर के गति से दौड़ता है, तो 6 मिनट बाद उनके बीच का दूरी ज्ञात करें। अच्छा, ये लोग भागा भागी किया कितने देर तक, 6 मिनट तक भागा भागी किया, यानी वो भागा और ये दूसरा पीछा करता रहा, 6 मिनट तक ये प्रोसेस चला। तो कहा 6 मिनट के बाद उनके बीच का फासला कितना है, तो ये जानना पड़ेगा ना कि 6 मिनट तक अगर भागा भागी किया है, यानी 6 मिनट तक वो भागा, ये पीछा किया, तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तो 6 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी क्या होता है, चाल गुना समय। और सेम डायरेक्शन में अगर दोनों भाग रहा है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, है ना। आप बताइए, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, चाल घटेगा, 12 में से 10 गया 2, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18 से गुना, और समय है कितना, 6 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 360 सेकंड, तो 18 दूना 36, 20, 20 पचे 100 दूना 200, यानी कि 6 मिनट में ये लोग 200 मीटर का फासला कवर कर लिया। टोटल फासला था 300, 200 कवर कर लिया, तो रिमेनिंग बचा कितना, 100 मीटर का। कितना आसान सवाल था यार। देखिए तो कहा क्लास में, ये अच्छा सवाल है, नहीं अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाकर बनाइएगा तो टाइम बन जाएगा, उतना भी मुश्किल नहीं है, बन जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा करने में। देखिए कहा कि एक क्लास में 72 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। बॉयज का जो संख्या है गर्ल्स से 40% ज्यादा, यानी गर्ल्स का अगर 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी गर्ल्स का 5 है तो बॉयज का 2 ज्यादा 7। ये संख्या दिया है मेरे भाई। आगे कहा कि गणित के परीक्षा में सभी विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 58 था। सभी विद्यार्थी, देखें एक चीज और बता देते हैं, ये बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दे दिया है और यहाँ क्लास में टोटल विद्यार्थी का संख्या 72 दिया, तो ऐसा मत करने लगिएगा कि 12 यूनिट बराबर 72, 1 यूनिट बराबर 6, तो बॉयज का संख्या 42 और गर्ल्स का संख्या 30, फिर तो कट के वही चीज आ जाएगा। तो संख्या का अगर रेशियो दिया ही है, संख्या का अगर रेशियो मालूम है, तो ये रियल वैल्यू लेने का कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू का भ्रमित करने के लिए दिया, उसको हटाइए। अब आगे कहा यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक लड़कों के तुलना में 50% अधिक है, लड़कियों का एवरेज लड़कों से 50% ज्यादा, लड़का का अगर 100 है तो लड़की का 150 होगा, तो 100 और 150 का रेशियो लेंगे, 2 और 3 हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल पूरे क्लास का एवरेज कितना दिया है, 58, तो जरा निकालिए। तो क्लास में 7 लड़का है जिसका औसत 2 है, 7 लड़का का औसत 2 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 14, 7 दूना 14, योग औसत गुना संख्या होता है। क्लास में गर्ल्स का संख्या है 5 यूनिट और गर्ल्स का एवरेज है 3, तो 5 गर्ल्स का एवरेज 3, तो टोटल अंक कितना, 5 दिया 15। ये 7 लड़का का टोटल अंक, ये 5 गर्ल्स का टोटल अंक, दोनों को ऐड कर दिए तो 7 और 5 12 विद्यार्थी का टोटल अंक कितना, 12 विद्यार्थी का टोटल अंक कितना, तो एवरेज कितना, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 विद्यार्थी का एवरेज आ गया, लेकिन इसने एवरेज तो दिया ही है यार, कितना, 58, तो यहां है 29 यूनिट बराबर क्या आ गया, क्रॉस करेंगे तो 58 गुना 12, 29 से काटिए एक बार में, 29 से काटिए 2 बार में, तो 12 दूना 24, 1 यूनिट बराबर 24। तो कहा क्लास में गर्ल्स का एवरेज क्या है, 3 यूनिट, 1 यूनिट 24 है, 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट 24 दिया 72, ऑप्शन। ठीक है बात, यस सर ठीक है। तो चलिए
देखिए त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल ए बी है, ये भी समझिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल ए बी है, डी और ई भुजा एसी और बीसी पर स्थित है। डी और ई जो है भुजा एसी और बीसी पर है, डी एसी पर है और ई बीसी पर है। और इसने साफ साफ बोला है कि डीई जो है पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, आगे कहा एफ सी डी, सी और डी के बीच में, एफ सी और डी के बीच में है एक बिंदु एफ। आगे कहा यार ई एफ पैरेलल बी डी, ई एफ पैरेलल बी डी, ये जो ई एफ है और ये जो बी डी है ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। इसको 3 ठो लगा दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहा कि AD बराबर 15 और DC बराबर 10, AD बराबर 15 और DC बराबर 10। थोड़ा सा इसको फ्रेश बनाते एक फिगर और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ये देखिए ट्रायंगल है ABC और इस पर एक बिंदु है D और यहाँ एक बिंदु है E, और कहा है कि सर DE जो है ये पैरेलल है किसके, AB के, और दिया भी है AD बराबर 15 और DC बराबर 10। ठीक है, एक चीज बताइए, पहले 15 और 10 का रेशियो बताइए तो 5 तिया 15 और ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, अच्छा यार ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो जैसे ही ये दोनों पैरेलल हुआ उस इसका मतलब ये है कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल है तो सॉरी यार, ये दोनों साइड अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। यार ध्यान कहीं और है यार, मेन है कि बार बार कॉल आ रहा है यार, थोड़ा सा जाना है। आज एक संस्था हमने खोला है भिखना पहाड़ी में, तो उसका कल ओपनिंग है, तो उस चीज को लेके कोई नहीं है यहाँ पे, सारा चीज आज हम खुद से किए, क्वेश्चन सेट किए, लैपटॉप सेट किए, कैमरा वगैरह जितना है सारा चीज हम ही सेट किए। सॉरी यार, ये क्या बोल रहा है, ये दोनों साइड पैरेलल है और अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, समरूप होगा, और समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का रेशियो सेम होगा। तो इन दोनों का रेशियो 3:2 है, तो इन दोनों का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। मानते हैं बात? यस सर मानते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई बीई और सीई का रेशियो 3:2, तो बीई 3 है, ठीक है, और सीई कितना है, 2 है। ठीक है बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम जिस ट्रायंगल को फोकस कर रहे हैं आपका ध्यान टोटली उसी पर होना चाहिए। अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि भैया जरा इस ट्रायंगल को आप गौर से देखते रहिए, एकदम गौर से देखिएगा। दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे सर इतना बड़ा बना दिए कि ना दिखने का कोई सवाल पैदा नहीं। ठीक है, बाकी को भूल जाइए। अब आप बताइए, ये दोनों साइड अगर एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों भुजा अगर एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। और अगर ये सिमिलर है तो इसमें संगत भुजा का रेशियो भी बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ ये 2 है तो ये वाला भी 2, अगर ये 3 है तो ये वाला भी 3। तो आप बताइए, तो ये टोटल डीसी का लंबाई क्या यूनिट हो गया, 5 यूनिट। पर एक्चुअल में डीसी का लंबाई दिया है कितना, 10, यानी 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 10 से। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो पूछा क्या है, सी एफ का लंबाई यानी 2 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 2 यूनिट बराबर 4। ऑप्शन बार बार जुबान से पैरेलल आ रहा है यार, पैरेलल नहीं सिमिलर है दोनों। ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, समानांतर है, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, समरूप होगा। और अगर समरूप है तो इनके संगत भुजा का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बात? चलिए देखिए, कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता।
ठीक है, पहले 18% हानि हो रहा था, जैसे ही बिक्रैमुल 960 इंक्रीज कर दिया अब उसको 12% लाभ हो रहा है। 18% हानि होता था, अब 12% लाभ हो रहा है। 18% हानि, 12% लाभ, तो लॉस प्रॉफिट दो चीज है, डिफरेंस जुड़ेगा। क्या परसेंट का डिफरेंस हो जाएगा? 30%। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस है कितने का? 960 का। हम चाहते हैं क्रैमुल निकालना, यानी 100% का वैल्यू। तो 960/30 गुना 100, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी कि 3200 क्रैमुल आ गया 3200। अब आगे कहा कि सर 3840 में बेच दिया, 3840 में बेच दिया, तो बताइए 3200 का चीज 3840 में बेच दिया तो लाभ 640 का होगा या नहीं होगा? होगा। 640 का लाभ होगा किस पे? क्रैमुल यानी 3200 पे। परसेंट में रिजल्ट मांगी 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 दूना 64, 1 जीरो और, यानी क्या परसेंट? 32%, 20%, सॉरी, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ जाते हैं, आसान सवाल है, टाइम खराब नहीं करते हैं। चलिए, इसको देखिए, तो कहा मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी। ठीक है, बस आगे पढ़ने का जरूरत नहीं था। देखिए यार, जैसे मान लीजिए मेरा एज जो है, मेरा एज x वर्ष है, और मेरा भाई जो है मेरे से 3 वर्ष बड़ा है, तो भाई का एज होगा कितना? x+3। अब कहा कि जब भाई का जन्म हुआ था तो उस समय मेरी बहन 6 वर्ष की थी। तो आप लोग जरा जोर दीजिए दिमाग पर, बताइए। कहा जब भाई का जन्म हुआ था उस टाइम बहन 6 वर्ष की थी, इस बात का मतलब क्या है? इस बात के गहराई को आप समझ पा रहे हैं? कहा कि जब भाई का जन्म हुआ था उस टाइम बहन 6 वर्ष की थी, इसका मतलब ये है कि बहन जो है भाई से 6 वर्ष बड़ी है। तो भाई का एज अगर x+3 है तो सिस्टर का एज भाई से 6 ज्यादा, यानी x+9 होगा। का इन तीनों के औसत आयु 14 वर्ष है। अच्छा, इन तीनों का औसत क्या है? तो तीनों को जोड़िए, x 3x 9 3 12, तीनों के उम्रों का योग इतना, औसत कितना? 3 से डिवाइड कर दीजिए, और औसत दिया है कितना? 14। 3x+12 बराबर 14 तिया 42, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 30। काटिएगा तो x बराबर 10। x अगर 10 है तो पूछा है कि मेरी बहन की आयु, सिस्टर का एज पूछा है, तो सिस्टर का एज 10 और 9 19 वर्ष हो जाएगा। ठीक है बात, चलिए देखिए यार, इस सवाल को करने का बहुत तरीका है, हम कई बार अलग अलग तरीके से भी आपको बताए हैं, जैसे मन करे आपका वैसे इसको आप बना सकते। देखिए, तो आप कहें कि सर 3:2 के अनुपात में दूध और पानी के एक मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। एक मिश्रण था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 था, यानी मिल्क अगर 3x था तो वाटर कितना रहा होगा? 2x रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाले हैं। आप सबको पता है कि अगर 10 लीटर मिश्रण निकाले हैं, हम आपसे पूछे कि इस 10 लीटर में मिल्क और वाटर कितना कितना निकला, तो आपका जवाब होगा सर जिस रेशियो में मिल्क और वाटर होगा ना, 10 लीटर मिक्सचर निकाले हैं तो वो उसी रेशियो में मिल्क और वाटर निकला भी होगा। तो मिल्क और वाटर था किस रेशियो में? 3:2 में। 10 लीटर मिश्रण निकाले हैं तो 10 लीटर मिश्रण में दूध कितना, पानी कितना? तो 3 2 5, 5 बराबर 10, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6, 2 बराबर 4, यानी कि 6 लीटर दूध निकला। उस 10 लीटर में 6 लीटर दूध निकला और 4 लीटर पानी निकला। तो टोटल दूध इतना था, 6 लीटर निकाल लिया। टोटल पानी इतना था, इसमें से 4 लीटर निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़िए, आगे कहा 10 लीटर पानी मिला दिया। भैया अब जो है आपने इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, मिल्क के बारे में कुछ नहीं है, जीटी जितना। पानी 10 लीटर अलग से मिला दिए, तो अब इनका रेशियो 1:1 हो गया, यानी 1/1 हो गया। क्रॉस करेंगे तो 3x-6 बराबर 2x+6 हो जाएगा। 2x इधर आके घटेगा, x 6 उधर जाके जुटेगा 12, यानी x का वैल्यू कितना? 12। अब x का वैल्यू पता कर गए मेरे प्यारे भाई, तो इसने पूछा क्या है? आरंभिक मिश्रण का भार क्या है? तो प्रारंभिक मिश्रण में 3x मिल्क था, 2x वाटर था, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? 6x। x का वैल्यू 12 है तो 6x का वैल्यू 12 छक।
ठीक है 72, तो कहीं है नहीं, कहाँ गलती की है यार। 6 या 6 12 सही तो है, 3x माइनस 6 4 10, 5 न है मोटका, ये 5 है, 5x, तो 5 गुना 12 हो जाएगा, तो 12 पचे 60। ठीक है, और भी तरीका है, ऐसा नहीं यही तरीका है, पहले भी कई बार अलग अलग तरीका से हमने इस सवाल को कराया था। ठीक है, तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ यार देखें, एक हमने अभी कुछ देर पहले भी बात किया था कि एक संस्था का मेरा कल ओपनिंग है भीखना पहाड़ी में, तो आप में से जो लोग भी आना चाहते हैं, आना क्या चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते हैं, फिर भी आपको कल आना है। 12-11 से 2 के बीच में कभी भी आप आ सकते हैं। ठीक है, आइएगा। और बहुत ज़्यादा कुछ व्यवस्था हमने नहीं किया है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सोच के आइएगा तो जाएंगे तो खाना उना खा के आ जाएंगे, ताकि रात में बनाना उनाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है मेरे भाई। हाँ, प्रसाद के नाम पे आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। ओके, तो आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद। और हमने जो बोला है उसको आप ध्यान में रखिएगा।